नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुकसार, एक ऐसा मंच जहां हर किताब से मिलता है जीवन बदलने वाला सार। क्या आप भी हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं? क्या जरा सी अनिश्चितता या आलोचना आपके भीतर हलचल मचा देती है? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों को मानसिक शांति की ओर एक नया रास्ता दिखाया। हाउ टू स्टे काम, द स्कूल ऑफ लाइफ द्वारा लिखी गई एक गहरी लेकिन सरल भाषा में समझाने वाली किताब। इस किताब में बताया गया है कि शांति कोई संयोग नहीं बल्कि एक चुनाव है, एक ऐसा अभ्यास जो हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से सीख सकते हैं। चाहे वह आलोचना हो, असफलता हो या फिर भीड़ में अकेलापन, यह किताब सिखाती है कि कैसे इन सब का सामना करते हुए भी हम शांत रह सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर हम साथ चलें। और अगर आप ऐसी ही जीवन को समझाने वाली किताबों के सार सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए। कभी कभी जीवन में सबसे जरूरी चीजें वही होती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि मानसिक शांति। आज के समय में जब हर कोई व्यस्त है, तनाव में है और हर ओर से अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है, तब एक ऐसा गुण है जो हमें संतुलन में रखता है, वह है शांत रहना। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि शांति का अर्थ यह है कि समस्याओं के होते हुए भी हम उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और उनके साथ कैसे जीते हैं। इस पुस्तक में लेखक हमें यह नहीं सिखाते कि समस्याओं से कैसे बचा जाए, बल्कि यह समझाते हैं कि जब समस्याएं आएं तो हमें कैसे शांत रहना चाहिए। यह पुस्तक हमें आत्मनिरीक्षण, वर्तमान क्षण की समझ और मानसिक संतुलन की ओर ले जाती है। लेखक मानते हैं कि हमारी चिंता, घबराहट और अशांति का मुख्य कारण हमारा विचारों पर नियंत्रण खो देना है। जब हम अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति को बहुत अधिक गंभीरता से लेने लगते हैं। ऐसे में लेखक हमें विचारों को देखने, समझने और उन्हें तर्क के साथ संतुलित करने की कला सिखाते हैं। पुस्तक की शुरुआत में लेखक यह सवाल उठाते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, और हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति हमारी सोच से अधिक प्रभावित होती है, न कि परिस्थितियों से। यानी दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल वही व्यक्ति शांत रहेगा जो अपनी सोच को नियंत्रित करना जानता है। इस भूमिका में लेखक हमें यह भी बताते हैं कि शांत रहना कोई स्वाभाविक प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली कला है। यह पुस्तक उसी कला को समझने और अपनाने का माध्यम है। लेखक यह भी कहते हैं कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक होता है, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए मानसिक अभ्यास जरूरी होता है, और यह पुस्तक उसी अभ्यास की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है अपने भीतर झांकने की, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की और यह महसूस करने की कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे जीवन को कैसे आकार देती है। शांत रहना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, यह एक जागरूक निर्णय है हर बार जब कोई कठिनाई आए। भाग 2, डर और बेचैनी की जड़ें। मनुष्य का मस्तिष्क का सुरक्षा की ओर स्वाभाविक रूप से झुकाव रखता है। यह झुकाव उस समय से हमारे भीतर है जब हमारे पूर्वजों को अपने जीवन की रक्षा के लिए हर समय सतर्क रहना पड़ता था। आज के समय में भले ही शेर और जंगल न हो, लेकिन हमारे भीतर का भय अभी भी सक्रिय है। यह भय अब किसी जानवर से नहीं, बल्कि असफलता, आलोचना, भविष्य की अनिश्चितता से होता है। लेखक इस भाग में बताते हैं कि डर और बेचैनी हमारे भीतर की उस प्रवृत्ति से जन्म लेते हैं जो हमें हर स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मजबूर करती है। जब हम यह अनुभव करते हैं कि चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब मन बेचैन हो जाता है और शरीर घबराने लगता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं और आपको डर है कि आप वहां अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। यह डर इस विचार से आता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। यह डर
वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य की कल्पना से उपजता है, और यही बेचैनी की जड़ है। कल्पना जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचते रहना। यहाँ लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं। जब भी मन डर से भर जाए तो स्वयं से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह डर अभी की सच्चाई पर आधारित है? क्या मैं इस स्थिति को पूरी तरह समझ रहा हूं या केवल कल्पना कर रहा हूं? क्या मैं इस डर को शांत करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं? इन 3 प्रश्नों से हमारा ध्यान कल्पना से हटकर वास्तविकता की ओर जाता है, और यही शांति की दिशा में पहला कदम होता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि डर और बेचैनी से लड़ने की कोशिश हमें और अधिक थका देती है। सही तरीका यह है कि हम उन्हें समझें, स्वीकारें और धीरे धीरे उनके प्रभाव को कम करें। जब हम अपने डर को एक मित्र की तरह समझने लगते हैं, तब वह डर हमें सिखाने लगता है कि हम किन चीजों को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। यह भाग पाठक को यह समझाने की कोशिश करता है कि डर और बेचैनी को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें प्रबंधित किया जा सकता है, और इस प्रबंधन की कुंजी है जागरूकता। भाग 3, वर्तमान क्षण की शक्ति। जब हम मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं तो अक्सर या तो बीते हुए कल में उलझे होते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे होते हैं। यही हमारी बेचैनी और तनाव का मूल कारण है। हम वर्तमान में नहीं होते। लेखक इस भाग में बताते हैं कि मानसिक शांति का सबसे प्रभावशाली साधन है वर्तमान क्षण में रहना। वर्तमान क्षण का अर्थ केवल अब में जीना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पूरे होश के साथ, बिना किसी व्याख्या या अनुमान के उस क्षण को अनुभव करना जो हमारे सामने है। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हमारी सारी ऊर्जा उस एक क्षण में केंद्रित होती है, और तब हमारा मन न तो पछतावे से घिरा होता है और न ही भय से। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में रहने के लिए सबसे जरूरी बात है ध्यान देना। जब हम किसी चीज को पूरी तरह महसूस करते हैं, जैसे चाय की गर्मी, हवा की ठंडक, किसी व्यक्ति की आंखों में भाव, तब हम अपने भीतर उतरते हैं। एक छोटा सा अभ्यास लेखक सुझाते हैं। जब भी आप किसी काम में व्यस्त हों, जैसे चलना, खाना, नहाना या सफाई करना, तब एक बार रुक कर उस क्रिया को महसूस करें। उसके हर पहलू को देखें, जैसे हाथ का चलना, पैरों की गति, सांस का आना जाना। आप पाएंगे कि वह क्षण एकदम स्पष्ट हो गया है और आपके मन का कोलाहल कुछ देर के लिए शांत हो गया है। यह जागरूकता ही वह शक्ति है जो आपको अपने भीतर की उथल-पुथल से बाहर निकालती है। लेखक यह भी कहते हैं कि वर्तमान में रहना एक अभ्यास है। यह कोई ऐसी आदत नहीं जो एक दिन में बन जाए, लेकिन धीरे-धीरे, छोटे-छोटे पलों में जब हम खुद को वर्तमान में रखने लगते हैं तो मन की स्थिरता बढ़ने लगती है, और यहीं से शांति की यात्रा शुरू होती है। मन तब शांत होता है जब वह न तो अतीत में अटका होता है और न ही भविष्य की चिंता में उलझा होता है, और यह केवल वर्तमान में रहते हुए ही संभव है। भाग 4, प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। मनुष्य के जीवन में घटनाएं तो अनेक होती रहती हैं, लेकिन उन घटनाओं से हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लेखक इस भाग में स्पष्ट करते हैं कि स्वयं को शांत रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना और नियंत्रित करना। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें कुछ कह देता है और हम तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, या कोई स्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया उस परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही प्रतिक्रिया मानसिक संतुलन को बनाती या बिगाड़ती है। लेखक कहते हैं कि प्रतिक्रिया देना हमारी आदत बन चुकी है, और यही आदत हमें बार बार अशांत कर देती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमारी आलोचना करता है तो हम तुरंत या तो रक्षात्मक हो जाते हैं या गुस्से से भर जाते हैं। लेकिन यदि हम एक पल के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और उस आलोचना को तटस्थता से देखें, तो हमारी प्रतिक्रिया बदल सकती है। लेखक एक तकनीक सुझाते हैं। जब भी आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करें तो उस क्षण खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह प्रतिक्रिया मेरे लिए उपयोगी है? क्या यह प्रतिक्रिया स्थिति को सुधारने में मदद करेगी या बिगाड़ेगी? क्या मैं इस प्रतिक्रिया को थोड़ी देर रोक सकता हूं और बाद में सोचकर निर्णय ले सकता हूं?
इस अभ्यास से हमारी प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं रह जाती, बल्कि सोच विचार के बाद आने लगती हैं। और यही अभ्यास हमें मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाता है। लेखक बताते हैं कि हर प्रतिक्रिया, चाहे वह बोलकर हो या भीतर सोचकर, एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। और जब हम क्रोध, घबराहट या दुख से प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह ऊर्जा हमारे भीतर ही सबसे पहले हलचल पैदा करती है। इसीलिए प्रतिक्रिया से पहले रुकना, सोचने की कला विकसित करना, यही आत्मनियंत्रण का आधार है। इस भाग का सार यह है, परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना ही भीतर की शांति का मार्ग है। भाग 5, आलोचना और अस्वीकार्यता से निपटना। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी आलोचना और अस्वीकृति का सामना करता है। यह वह अनुभव है जो हमें भीतर तक चोट पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सही समझ के साथ देखा जाए तो यह अनुभव हमें मानसिक रूप से बहुत परिपक्व भी बना सकता है। इस भाग में लेखक यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आलोचना और अस्वीकार्यता के समय शांत कैसे रहा जाए। जब कोई हमें अस्वीकार करता है, चाहे वह नौकरी का इंटरव्यू हो, किसी करीबी का व्यवहार हो या फिर समाज की स्वीकृति का अभाव, तो हमारे भीतर एक तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उठती है। हम खुद को छोटा, तुच्छ और असफल समझने लगते हैं। लेकिन लेखक इस सोच को चुनौती देते हैं। लेखक बताते हैं कि अस्वीकार्यता व्यक्ति की योग्यता पर निर्णय नहीं होती, बल्कि यह सामने वाले की प्राथमिकताओं, धारणाओं और सीमाओं का प्रतिबिंब होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका अर्थ कि हम किसी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, और यह अपेक्षाएं हमेशा तर्कसंगत नहीं होती। इसी तरह जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो हमारा पहला सबसे स्वाभाविक उत्तर होता है बचाव करना या पलटवार करना। लेकिन लेखक सुझाव देते हैं कि आलोचना को एक अवसर की तरह देखा जाए, वह अवसर जो हमें अपनी कमियों को देखने, सुधारने और आगे बढ़ने का रास्ता देता है। एक महत्वपूर्ण अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं वह है आलोचना को भावनात्मक रूप से न लेकर विश्लेषण की दृष्टि से देखना। स्वयं से यह पूछना कि क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? क्या यह आलोचना मेरी दृष्टि को विस्तृत करने में सहायक हो सकती है? क्या यह आलोचना केवल किसी की व्यक्तिगत राय है या इसमें विकास की कोई संभावना छिपी है? यदि आलोचना में तर्क है तो उससे सीख लें, यदि उसमें केवल नकारात्मकता है तो उसे जाने दें। लेखक यह भी कहते हैं कि आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि हम कभी आलोचना स्वीकार न करें। सच्चा आत्मसम्मान तब है जब हम आलोचना को भी सुनने की क्षमता रखें, बिना भीतर डगमगाए। यह भाग हमें यह सिखाता है कि आलोचना और अस्वीकार्यता से डरे बिना उन्हें समझदारी से देखना और संयम के साथ स्वीकार करना हमें भीतर से शांत और सशक्त बनाता है। भाग 6, असफलता और तुलना का बोझ। मनुष्य का मन तब सबसे अधिक विचलित होता है जब वह खुद को दूसरों से तुलना करने लगता है, और यह तुलना जब किसी असफलता के साथ जुड़ जाती है तब भीतर की बेचैनी गहरी हो जाती है। लेखक इस भाग में बताते हैं कि मानसिक शांति के लिए हमें असफलता और तुलना की प्रवृत्ति को समझना और उससे ऊपर उठना आवश्यक है। असफलता एक ऐसा शब्द है जो हमें भीतर से तोड़ सकता है यदि हम उसे स्थायी और अंतिम मान लें। लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि असफलता दरअसल एक अस्थायी अनुभव है, न कि हमारी योग्यता का अंतिम प्रमाण। जब हम किसी प्रयास में सफल नहीं होते तो मन तुरंत हमें दोष देना शुरू कर देता है। मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सब मुझसे आगे निकल रहे हैं। यही वह क्षण होता है जब तुलना जन्म लेती है। हम अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने सहकर्मियों से खुद की तुलना करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी ही आत्म छवि को धुंधला कर देते हैं। लेखक इस सोच को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की गति सभी के लिए समान नहीं होती। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई 20 वर्ष की उम्र में अपनी राह पा लेता है, कोई 35 की उम्र में, कोई पहली कोशिश में सफल होता है, कोई 5वीं में। असफलता कोई अपमान नहीं, बल्कि अनुभव का हिस्सा है। तुलना से बाहर निकलने का एक प्रभावी
उपाय लेखक सुझाते हैं, जब भी आप खुद को किसी और से कमतर समझने लगें, तब तुरंत अपना ध्यान अपने लक्ष्य, अपनी प्रगति और अपने संघर्ष पर केंद्रित करें। स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं कल से बेहतर हूं? क्या मैंने आज कोई सीख हासिल की? क्या मेरी दिशा स्पष्ट है? लेखक यह भी बताते हैं कि असली संतोष तब आता है जब हम स्वयं को अपने ही मापदंडों पर आंकते हैं, न कि दुनिया के। इस भाग का निष्कर्ष यह है, असफलता, ये फलता जीवन का एक सामान्य भाग है और तुलना एक मानसिक जाल। जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है वह भीतर से स्वतंत्र और शांत हो जाता है। भाग 7, अनिश्चितता के साथ जीने की कला। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह पूरी तरह से निश्चित है। हम चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, सावधानियां रख लें, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते और यही अनिश्चितता हमें सबसे अधिक बेचैन करती है। लेखक इस भाग में यही समझाते हैं कि शांति तब आती है जब हम अनिश्चितता से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे स्वीकार करना सीखते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जीवन तब शांत होगा जब सब कुछ निश्चित होगा, नौकरी स्थिर हो, रिश्ते सुरक्षित हों, स्वास्थ्य दुरुस्त हो और भविष्य स्पष्ट हो। लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि हर चीज बदल सकती है और अक्सर बदलती भी है। यही जीवन का स्वभाव है। लेखक कहते हैं कि अनिश्चितता से डरने की बजाय हमें उसके साथ जीने की कला सीखनी चाहिए। यह कला हमें सिखाती है कि हम अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करें जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और बाकी को स्वीकार करना सीखें। एक सरल अभ्यास लेखक सुझाते हैं। जब कभी आप किसी अनिश्चित स्थिति में फंसें और बेचैनी महसूस करें, तब स्वयं से यह कहें, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा और यही ठीक है। मैं वही करूंगा जो इस समय मेरे हाथ में है। बाकी मैं समय और जीवन पर छोड़ता हूं। यह अभ्यास कोई तात्कालिक समाधान नहीं देता, लेकिन यह आपके भीतर धीरे धीरे एक लचीलापन पैदा करता है। यह लचीलापन उस शांत नदी की तरह होता है जो चट्टानों से टकराकर भी अपना बहाव बनाए रखती है। लेखक यह भी कहते हैं कि अनिश्चितता ही जीवन में रोमांच लाती है। अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित होता तो जीवन एक यांत्रिक दोहराव बन जाता। अनिश्चितता ही हमें जागरूक बनाती है, हर क्षण को पूरा जीने की प्रेरणा देती है। इस भाग का सार यह है, जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में उलझे बिना उसके स्वभाव को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी शांति का सूत्र है। भाग 8, सोच की शांति और विचारों का प्रबंधन। हमारा मन एक अनवरत चलने वाली मशीन की तरह है जो लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, अच्छे, बुरे, उपयोगी, व्यर्थ, आशावादी, डरावने। इस सोच का प्रवाह कभी नहीं रुकता और जब हम अपने विचारों से पूरी तरह एकरूप हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर शांति का अनुभव नहीं कर पाते। लेखक इस भाग में यही समझाते हैं कि शांत रहने के लिए सबसे आवश्यक अभ्यास है अपनी सोच का अवलोकन करना, ना कि उसमें डूब जाना। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वह विचार धीरे धीरे हमारे व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने लगता है। मान लीजिए किसी ने हमें नजरअंदाज कर दिया तो हमारा मन तुरंत यह कहानी बुनने लगता है, वह मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत किया होगा, मैं शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। धीरे धीरे यह विचार एक भावना का रूप ले लेता है और वही भावना तनाव का कारण बनती है। लेखक कहते हैं कि विचारों से बचना संभव नहीं है, लेकिन उन विचारों को पहचानना और उन्हें अलग से देखना एक अभ्यास है जो मन को गहराई से शांत करता है। यह अभ्यास ध्यान से जुड़ा है। एक सरल तकनीक लेखक सुझाते हैं, जब भी मन में कोई विचार आए तो उसे पकड़ने की बजाय केवल उसे नाम दें। जैसे, यह चिंता का विचार है, यह संदेह का विचार है, यह कल्पना है, यह अपराध बोध है। इससे विचार और आपकी चेतना के बीच एक दूरी बनती है और यही दूरी शांति का प्रवेश द्वार बन जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर विचार सत्य नहीं होता।
हमारे मन में उठने वाले अधिकतर विचार केवल पुराने अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और डर की उपज होते हैं। जब हम यह जानने लगते हैं कि विचार ही वास्तविकता नहीं है, तब हम हर सोच के पीछे भागना बंद कर देते हैं। सोच की शांति का अर्थ यह नहीं कि मन में कोई विचार ही ना हो, बल्कि यह है कि विचार आए, लेकिन हम उन पर अपनी चेतना खो न दें, हम उन्हें देखकर भी स्थिर रह सकें। यह भाग हमें यह सिखाता है कि हमारी शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितने अच्छे विचार हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम अपने विचारों के साथ कैसे रहते हैं, एक जागरूक साथी की तरह, न कि एक गुलाम की तरह। भाग 9, क्षमा, स्वीकार्यता और आत्मदया की शक्ति। शांति की खोज केवल बाहरी दुनिया में नहीं होती, बल्कि यही एक आंतरिक यात्रा होती है, स्वयं को समझने, स्वीकारने और क्षमा करने की प्रक्रिया। लेखक इस भाग में बताते हैं कि भीतर की अशांति का एक बड़ा कारण है खुद को दोष देना, पुरानी बातों को पकड़कर रखना और यह मान लेना कि हम पर्याप्त नहीं हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं, खुद को कोसते हैं और सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, मैंने अपने रिश्तों को खराब कर दिया, मैं उस समय सही निर्णय क्यों नहीं ले पाया। यह आत्मग्लानि धीरे धीरे भीतर एक ऐसी पीड़ा बन जाती है जो हर क्षण का स्वाद बिगाड़ देती है। लेखक कहते हैं कि आत्म शांति का एक बड़ा रास्ता है क्षमा, लेकिन यह क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होनी चाहिए। खुद से यह कहना कि मैंने उस समय जो समझ थी उसी के अनुसार निर्णय लिया, मैं भी एक इंसान हूं, गलतियां कर सकता हूं, मैं अब उस गलती से सीख चुका हूं। यह सोच मानसिक बंधनों को तोड़ती है। इसके साथ ही लेखक स्वीकार्यता की बात करते हैं। बहुत से लोग अपने शरीर, अपने अतीत, अपने व्यक्तित्व को लेकर असंतुष्ट रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक मैं पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो जाता, तब तक मुझे खुद से प्रेम नहीं करना चाहिए। लेकिन लेखक इस विचार को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, शांति वहां से शुरू होती है जहां हम अपने अधूरेपन को भी अपनाना सीखते हैं। स्वीकार्यता का मतलब यह नहीं कि हम अपनी कमियों को छुपाएं या उन्हें अनदेखा करें। इसका अर्थ है उन्हें देखकर भी खुद को सम्मान देना। जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलतियों के बावजूद उसे प्यार करती है, वैसे ही हमें भी अपने भीतर वही करुणा जागृत करनी चाहिए। और जहां क्षमा और स्वीकार्यता जुड़ती हैं, वहीं जन्म लेती है आत्मदया, एक ऐसी स्थिति जहां हम खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं, आलोचक नहीं। आत्मदया का मतलब यह नहीं कि हम खुद को दया के योग्य माने, बल्कि यह कि हम खुद के साथ वह व्यवहार करें जो हम अपने किसी बेहद करीबी के साथ करते हैं, समझदारी, कोमलता और संवेदना के साथ। यह भाग हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति का द्वार तभी खुलता है जब हम दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ कर पाते हैं, स्वीकार कर पाते हैं और प्रेम कर पाते हैं। भाग 10, संबंधों में संतुलन और संवाद की कला। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझनें अक्सर हमारे रिश्तों से जुड़ी होती हैं। परिवार, मित्र, जीवन साथी, सहकर्मी या समाज। जितना गहरा संबंध, उतनी ही अधिक संभावनाएं चोट और असमझ की। लेखक इस भाग में बताते हैं कि यदि हम संबंधों को समझदारी और संतुलन से निभाएं, तो ये संबंध न केवल हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं, बल्कि भीतर की शांति को भी गहराई दे सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा रिश्ता वह है जिसमें कभी झगड़ा न हो, कोई मतभेद न हो। लेकिन लेखक बताते हैं कि मतभेद का होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, परवरिश और अनुभव एक अलग होते हैं। समस्या मतभेद में नहीं है, बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया में है। एक महत्वपूर्ण बात लेखक यह कहते हैं कि संवाद यानी बातचीत की कला एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी संबंध को बचा सकता है या तोड़ सकता है। जब हम बिना सुने उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जब हम सामने वाले की बात को अपने डर और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं, तब रिश्तों में तनाव पैदा होता है। लेखक यहाँ एक गहरी समझ देते हैं कि संबंधों में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने अहंकार को
को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें। हर बार सही साबित होना आवश्यक नहीं, हर बात पर जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ यह समझना कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, यह भी बहुत होता है। एक अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं, अगली बार जब किसी से कोई बहस हो तो जवाब देने से पहले एक लंबी सांस लें और सोचें, क्या मैं इस व्यक्ति को सुन पा रहा हूं और क्या मेरी बात कहने का तरीका संबंध सुधारने में मदद कर रहा है या बिगाड़ने में। इसके साथ ही लेखक यह भी बताते हैं कि सभी संबंधों को संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमें लगातार चोट पहुंचाते हैं, जो हमें बार बार अपमानित करते हैं। ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना कोई कायरता नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। संबंधों में संतुलन का अर्थ यह नहीं कि हम हर समय शांत रहें और सहते जाएं, बल्कि इसका अर्थ है समझदारी से संवाद करना, जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टता लाना और जहां जरूरी हो वहां सीमाएं तय करना। यह भाग पाठक को यह सिखाता है कि अच्छे संबंध केवल प्रेम और सम्मान से नहीं बल्कि समझ, धैर्य और संवाद की कला से बनते हैं। और जब हम यह कला सीख जाते हैं तब हमारे जीवन के संबंध भी शांति का स्रोत बन जाते हैं, संघर्ष का नहीं। भाग 11, भीड़ में अकेलेपन से निपटना और आत्मसंपर्क की ओर लौटना। आज की दुनिया में जहां लोग हर समय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया, संदेश, कॉल्स, मीटिंग्स, वहां एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। जितनी बड़ी भीड़ उतना ही गहरा अकेलापन। यह अकेलापन बाहर से नहीं भीतर से आता है और यदि हम इससे ठीक से नहीं निपटते तो यह धीरे धीरे भीतर की शांति को खा जाता है। लेखक इस भाग में इसी अकेलेपन और आत्मसंपर्क के महत्व पर रोशनी डालते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन केवल तब होता है जब आसपास कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली अकेलापन तब होता है जब हम स्वयं से कट जाते हैं, जब हम हर पल किसी की स्वीकृति, प्रशंसा या संवाद की तलाश में रहते हैं। तब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं और यहीं से शुरू होता है मानसिक शोर। यह शोर बाहर से आता हुआ नहीं लगता, लेकिन यह भीतर से इतनी तीव्रता से बोलता है कि हम अपनी भावनाओं को ठीक से समझ ही नहीं पाते। हम बेचैनी को काम में छिपाते हैं, दुख को मुस्कान में ढकते हैं और खालीपन को व्यस्तता में खो देते हैं। लेकिन अंततः यह सब हमारे मानसिक संतुलन को हिला देता है। लेखक इस अकेलेपन से उबरने का उपाय बताते हैं, आत्मसंपर्क, स्वयं से मिलना, खुद के साथ समय बिताना और यह जानना कि भीतर क्या चल रहा है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उस भीड़ में भी अपने को खोने से बच सकते हैं। वे कुछ सरल अभ्यास सुझाते हैं। रोज कुछ मिनट ऐसे समय का चयन करें जब आप केवल खुद के साथ रहें, बिना किसी स्क्रीन जीत के। एक डायरी रखें जिसमें आप अपने विचार और भावनाएं बिना जजमेंट के लिखें। अपने भीतर उठ रही भावनाओं को पहचानने का प्रयास करें, उन्हें दबाएं नहीं। जब आप यह अभ्यास करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि अकेलापन कोई शाप नहीं है, बल्कि एक अवसर है स्वयं से मिलने का, खुद को जानने का और उस गहराई से जुड़ने का जिसे भीड़ छीन लेती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति का एक बड़ा भाग तब आता है जब हम स्वयं की संगति में रहना सीख जाते हैं, और यही आत्मसंपर्क उस स्थायी शांति की नींव बनता है जिसे कोई बाहर की भीड़ कभी नहीं दे सकती। भाग 12, दैनिक जीवन में शांति के छोटे अभ्यास। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति कोई विशाल साधना है जिसे केवल पहाड़ों पर जाकर या ध्यान केंद्रों में बैठकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लेखक इस धारणा को तोड़ते हुए बताते हैं कि मानसिक शांति हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी संभव है, बशर्ते हम उसमें छोटे छोटे अभ्यासों को शामिल करें। ये अभ्यास इतने सरल होते हैं कि हम उन्हें किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन की आपाधापी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं।
हम दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं या क्या मैं सच में इस क्षण में मौजूद हूं। इसलिए पहला अभ्यास जो लेखक सुझाते हैं वह है ठहराव। दिन में एक बार, चाहे वह सुबह चाय पीते समय हो या दोपहर की व्यस्तता के बीच, एक क्षण के लिए रुक जाएं। केवल सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि वह हवा आपके भीतर जा रही है और वापस आ रही है। यही क्षण आपको आपके भीतर ले जाता है और वहीं से शुरू होती है शांति। दूसरा अभ्यास है सचेत क्रियाएं। जब आप चल रहे हों तो केवल चलना महसूस करें। जब खा रहे हों तो हर निवाले का स्वाद लें। जब किसी से बात कर रहे हों तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनें। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन अभ्यास करने पर ही इसका असर दिखता है। यह आपको वर्तमान क्षण में टिकने में मदद करता है। तीसरा अभ्यास है आभार। लेखक कहते हैं कि जब हम जीवन में उन चीजों को गिनना शुरू करते हैं जो हमारे पास हैं, तो हमारा ध्यान उन चीजों से हटता है जो हमारे पास नहीं है, और यही संतोष की ओर पहला कदम होता है। आप रोज रात सोने से पहले या सुबह उठते ही 3 बातें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वह एक प्याली गर्म चाय हो, किसी अपने की मुस्कान या खुले आसमान का दृश्य। यह अभ्यास मन को सकारात्मकता की दिशा में प्रशिक्षित करता है। चौथा अभ्यास लेखक सीमाएं तय करना बताते हैं। जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर जिम्मेदारी को खुद उठाने लगते हैं, तब हम थक जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सीखें ना कहना जब जरूरत हो, समय निकालना जब थकावट महसूस हो, और दूसरों से मदद मांगना जब आवश्यक हो। अंत में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो रोज के छोटे छोटे निर्णयों, जागरूक क्षणों और सहज अभ्यासों से बनती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि अगर हम चाहें तो अपने रोजमर्रा के जीवन में ही शांति को आमंत्रित कर सकते हैं। न किसी विशेष स्थान की जरूरत, न किसी विशेष समय की। केवल जरूरत है थोड़ी जागरूकता की, थोड़ा रुकने की और थोड़े अभ्यास की। भाग 13, तकनीक की दुनिया में मानसिक संतुलन बनाए रखना। आज के समय में हम तकनीक से जितने जुड़े हुए हैं, उतने शायद पहले कभी नहीं थे। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस निरंतर जुड़ाव के बीच हम अपने आप से कटते जा रहे हैं। लेखक इस भाग में बताते हैं कि शांति बनाए रखने के लिए तकनीक का उपयोग कैसे विवेकपूर्वक किया जाए। जब सुबह उठते ही हमारी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचती हैं और रात को नींद से पहले अंतिम दृश्य भी वही होता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि हमारी डिजिटल आदतें हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। लेखक बताते हैं कि तकनीक स्वयं में न तो अच्छी है न बुरी, यह तो केवल एक उपकरण है। लेकिन जब हम तकनीक को बिना सीमा के इस्तेमाल करते हैं, तब यह मन में बेचैनी, तुलना और थकावट उत्पन्न करने लगती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर हम स्वयं को कम आंकने लगते हैं। हर सूचना को तुरंत जानने की ललक हमें वर्तमान क्षण से काट देती है, और हर मिनट में आने वाले नोटिफिकेशन हमें भीतर से बेचैन कर देते हैं। इससे निपटने के लिए लेखक कुछ व्यावहारिक उपाय सुझाते हैं। सबसे पहले डिजिटल सीमाएं तय करें। उदाहरण के लिए सुबह के पहले घंटे और रात के अंतिम घंटे को मोबाइल से दूर रखें। यह समय केवल अपने लिए निर्धारित करें, ध्यान, टहलना, किताब पढ़ना या शांति में बैठना। दूसरा, सूचना के प्रवाह को छांटना सीखें। हर खबर, हर पोस्ट, हर ट्रेंड आपके ध्यान की पात्र नहीं है। दिन में केवल 1 या 2 बार समाचार पढ़ें। सोशल मीडिया के उपयोग का एक समय निर्धारित करें, और सबसे जरूरी जब किसी के साथ हों तब फोन से दूरी बनाएं। तीसरा, डिजिटल डिटॉक्स के अभ्यास करें। सप्ताह में 1 दिन या महीने में कुछ घंटे ऐसे रखें जब आप पूरी तरह ऑनलाइन रहें। शुरू में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नया जीवन देगा।
लेखक यह भी कहते हैं कि तकनीक का सही उपयोग हमारे लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, जैसे ध्यान ऐप्स, प्रेरणादायक पॉडकास्ट या सीखने के संसाधन। लेकिन इसकी मात्रा और दिशा हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए। यह भाग हमें यह सिखाता है कि शांति तब आती है जब हम तकनीक के उपयोगकर्ता होते हैं, गुलाम नहीं। जब हम यह जान पाते हैं कि कब जुड़ना है और कब खुद से जुड़ने के लिए डिस्कनेक्ट होना है, तब हम डिजिटल युग में भी संतुलित और शांत रह सकते हैं। भाग 14, आशा, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। जब जीवन कठिन हो, जब परिणाम दिखाई न दे रहे हों, जब हर दिशा धुंधली लगे, तब शांति बनाए रखने के लिए 3 शक्तिशाली गुणों की आवश्यकता होती है: आशा, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण। लेखक इस भाग में बताते हैं कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए यह गुण कैसे हमारे भीतर स्थिरता और ऊर्जा पैदा करते हैं। अक्सर जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं या किसी परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि परिणाम तुरंत दिखे। हम यह भूल जाते हैं कि गहराई से होने वाला कोई भी परिवर्तन समय मांगता है, ठीक वैसे ही जैसे बीज को पौधा बनने में समय लगता है। लेखक समझाते हैं कि आशा केवल यह सोचने का नाम नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि यह एक निर्णय है हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखने का कि परिवर्तन संभव है, आगे रास्ता खुल सकता है और अंधेरे के बाद प्रकाश आएगा। आशा के साथ जुड़ा हुआ है धैर्य। धैर्य वह गुण है जो हमें रुकने, प्रतीक्षा करने और परिस्थितियों को समय देने की ताकत देता है। जब हम धैर्य खो देते हैं, तब हम अधीर हो जाते हैं, संदेह करने लगते हैं और वही बेचैनी हमारे भीतर की शांति को छीन लेती है। लेखक एक अभ्यास सुझाते हैं। जब भी आपको लगे कि चीजें आपकी गति में नहीं चल रही, तब एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं समय को अपना काम करने दे रहा हूं, मैं केवल अपनी भूमिका निभा रहा हूं। यह वाक्य आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता लाता है जो निराशा को पिघला देती है। अब बात आती है दीर्घकालिक दृष्टिकोण की। लेखक कहते हैं कि हमारी परेशानी तब बढ़ती है जब हम हर चीज को आज, अभी, इसी क्षण ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यदि हम अपने जीवन को एक लंबी यात्रा की तरह देखें, जहां हर पड़ाव का उद्देश्य है, हर मोड़ कुछ सिखाने के लिए है, तब हमारे भीतर समझ आती है और समझ से ही जन्म लेती है शांति। दीर्घकालिक दृष्टिकोण हमें यह महसूस कराता है कि आज की कठिनाई कल की मजबूती बन सकती है और आज जो थकावट लग रही है, वही कल की गहराई हो सकती है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए केवल वर्तमान पर ध्यान देना ही नहीं, बल्कि भविष्य के प्रति विश्वास और आत्मा के भीतर एक स्थायी धैर्य का निर्माण भी आवश्यक है। जब आशा, धैर्य और दीर्घ दृष्टि एक साथ होती है, तब कोई भी तूफान हमारे भीतर की शांति को नहीं डिगा सकता। भाग 15, समापन, शांत जीवन की ओर एक सतत यात्रा। अब जब हम इस पुस्तक की अंतिम दहलीज पर खड़े हैं, लेखक हमें याद दिलाते हैं कि शांति कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया जिसमें हम बार बार सीखते हैं, लौटते हैं और फिर से खुद को नया करते हैं। शांत जीवन एक बार मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि हर दिन चुने जाने वाला एक मार्ग है। लेखक इस अंतिम भाग में बताते हैं कि जीवन के हर पहलू को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कोई बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है नियमितता और जागरूकता। जैसे हम रोज शरीर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी जरूरी है। रोज थोड़ी देर का ठहराव, थोड़ी देर का मौन, थोड़ी देर खुद से मिलने का अभ्यास, यही मन को हल्का करता है। वे यह भी समझाते हैं कि पूर्ण रूप से शांत होना संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में चुनौती, अस्थिरता और भावनाएं आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम शांत रहने की दिशा में बढ़ते हैं, तो इन सभी परिस्थितियों को अलग दृष्टि से देख पाते हैं। फिर डर, गुस्सा, उदासी सब शत्रु नहीं रह जाते, बल्कि संकेत बन जाते हैं जो बताते हैं कि हमें थोड़ा रुकना है, थोड़ा भीतर झांकना है। लेखक यह भी कहते हैं कि शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रतिक्रिया न करें या हमेशा विनम्र बने रहें। इसका अर्थ यह है कि आपकी प्रतिक्रिया सोच समझ कर हो, संतुलित हो
और उस क्षण की सच्चाई से जुड़ी हो, न कि पुराने घावों या सामाजिक डर से। यह अंतिम भाग एक सुंदर स्मरण कराता है कि शांति हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। वह बाहर से नहीं लाई जाती, केवल भीतर से खोजी जाती है। और यह खोज तभी संभव है जब हम आत्म स्वीकृति, आत्मदया, जागरूकता और अभ्यास के साथ जीवन जीते हैं। शांति एक निर्णय है हर बार जब हम डर के स्थान पर विश्वास चुनते हैं, गुस्से के स्थान पर करुणा चुनते हैं और भागने की बजाय रुककर उस क्षण को अपनाते हैं, तब हम शांति का चयन कर रहे होते हैं। यह पुस्तक हमें केवल शांति के सिद्धांत नहीं देती, बल्कि जीने की एक नई दिशा देती है, जहां जीवन उतना ही गतिशील है, लेकिन भीतर एक स्थायित्व है, एक गहराई है जो हर तूफान को सहन करने की ताकत देती है। अंततः यह यात्रा अकेली नहीं होती। हर वह व्यक्ति जो भीतर शांति की खोज करता है, वह समस्त संसार में शांति की ऊर्जा को बढ़ा रहा होता है। और यह योगदान किसी भी बड़े कार्य से कम नहीं। यही है शांत जीवन की ओर पहला, दूसरा और हर अगला कदम। तो दोस्तों, यह थी हाउ टू स्टे काम की एक झलक। एक किताब जो हमें सिखाती है कि शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर से उपजती है जब हम डर की जगह भरोसा चुनते हैं, प्रतिक्रिया की जगह समझदारी और बेचैनी की जगह मौन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी किताब जो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकती है। धन्यवाद और शांत बने रहिए।